एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी का ओपी लुक दिखाया जाता है, जिसमें कि वह एकदम बेडेस लग रहा होता है। फिर हमें ज़ॉम्बी ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वह अपने क्लो से एमसी के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। और दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि एमसी का खेल वहीं पर खत्म हो गया, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कोई नहीं होता और एमसी उछलकर उसके ऊपर आ चुका होता है और वह वहीं से एक खतरनाक अटैक जनरेट करता है और उसे ज़ॉम्बी ड्रैगन के ऊपर मार देता है, जिससे कि वह ज़ॉम्बी ड्रैगन बिल्कुल पिचक जाता है। और हमें ज़ॉम्बी ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसका कि अटैक के बाद बिल्कुल कचूमर निकल गया होता है और जहां पर ज़ॉम्बी ड्रैगन होता है वहां से खून का फव्वारा उठने लगता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कि ज़ॉम्बी ड्रैगन के पास जाकर उसे लात मारते हुए कहता है, अरे कुत्ते, जल्दी से खड़ा हो जा, मुझे पता है तू अभी तक पूरी तरह नहीं मरा है। ये साला कुत्ता मुझे पागल समझ रहा है क्या? अरे मदरबोर्ड, जल्दी से खड़ा हो जा। और हमें सिस्टम पैनल दिखाया जाता है, जिसमें कि ज़ॉम्बी ड्रैगन की एबिलिटी एक्टिवेट होने का नोटिफिकेशन होता है और उसके खून में से बुलबुले उठने लगते हैं, जहां से ज़ॉम्बी ड्रैगन के छोटे छोटे मिनियंस बनने लगते हैं। फिर हमें उसका पैनल दिखाया जाता है, जिसे मैं तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला। एमसी यह सब देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वह कहता है वह, और उसका उल्टी जैसा मुंह बन जाता है। फिर वे मिनियंस एमसी की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ने लगते हैं। उनको आते हुए देखकर एमसी हवातोंग की सोर्ड को उठा लेता है और वह कहता है, चलो हंट को शुरू करते हैं। और एमसी उस सोर्ड के ऊपर अपना ऑरा कंसंट्रेट करने लगता है, जिससे कि वह सोर्ड रेड कलर की ग्लो करने लगती है और उसके अंदर से एनर्जी बाहर आने लगती है और वह उन मिनियंस की तरफ अटैक करने के लिए रश करता है। फिर एमसी इतनी तेजी से अटैक करता हुआ जाता है और वह उनके हाथ, पैर, नाक, कान सब कुछ गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ता जाता है। वह उन मिनियंस को इस तरह से चीरता है जैसे कि वह उनके सामने कुछ नहीं है। फिर हमें कई सैकड़ों मिनियंस को एमसी की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इनसे भी एमसी नहीं डरता और वह मूनलाइट स्लैश नाम की स्किल का यूज करता है, जिससे कि वह एक ही बार में सभी मिनियंस को गाजर मूली की तरह काट देता है। किसी के हाथ, कान, नाक, आंख सब कुछ इधर उधर बिखर जाते हैं और उन सब को काटने के बाद वह एक हीरो की तरह पोज मारता है और वह कहता है, चलो यह तो ठीक है कि मैं अभी तक मेरी स्किल्स को भूला नहीं हूँ। लेकिन इतने में ही हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी ड्रैगन एमसी की तरफ एक नुकीली नोक से हमला कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वह अटैक एमसी के ऊपर बहुत जोर से लगता है, लेकिन वह अटैक एमसी को छू भी नहीं पाता और एमसी उसे पहले ही पकड़ लेता है। यह देखकर ज़ॉम्बी ड्रैगन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एमसी कहता है, तुम साले कुत्ते, क्या अब तुम्हारा मन हो गया है मेरे से फाइट करने के लिए? चलो अब मुझे एंटरटेन करो। और वह उस नोक से ज़ॉम्बी ड्रैगन को जमीन से बाहर निकाल के ऊपर फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है एक मांस का लोथड़ा जमीन से निकल के ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जो कि और कोई नहीं ज़ॉम्बी ड्रैगन होता है। और एमसी यहीं पर नहीं रुकता और वह अपना हिडन मूव यूज करता है, जो कि होता है बर्ड फ्लिप। और वह अपनी मिडल फिंगर से ज़ॉम्बी ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है और ज़ॉम्बी ड्रैगन के पार्टिकल हवा में ही गायब होने लगते हैं। और एमसी स्वैग से, अरे ये क्या करने लग रहा है, ओ नहीं, और वह जमीन पर आकर अपनी नाक में उंगली करने लगता है और फिर वह जोर जोर से हंसने लगता है। ये साला कुत्ता, यह मेरी बराबरी करेगा। और वह हंसता हंसता इतना खो जाता है कि वह ध्यान नहीं देता और अचानक से वह अपने सर के बल पीछे गिर जाता है, जिससे कि उसकी जीभ कट जाती है और वह कहता है, अरे नहीं मम्मी, ये क्या था? मैंने अभी अभी तो एक ज़ॉम्बी ड्रैगन को मारा था, जो कि ट्रिपल एस रैंक का बॉस है।
इतना दर्द तो मुझे ज़ॉम्बी ड्रैगन को मारते हुए भी नहीं हुआ जितना कि मेरी जीभ कटने के बाद मुझे हो रहा है। लेकिन कुछ भी कहो, मैं इसको मेरे मुंह से बयां भी नहीं कर सकता कि मुझे यहाँ पर आने के बाद कितने मजे आ रहे हैं। और मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सभी के सभी दोस्त इस टाइमलाइन में भी मेरे साथ हैं। भले ही मैं मेरे दोस्तों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन अब मैं उनको आंच भी नहीं आने दूंगा। लेकिन इतने में ही उसे हवातोंग का चेहरा याद आ जाता है और वह अचानक खड़ा होकर कहता है, हाँ वह पागल कुत्ता, मैं उस कुत्ते को मार डालूंगा। रुको, मैं यह क्या सोच रहा हूँ, उसे मारने का? नहीं, मैं उसके साथ उससे भी कुछ बुरा करूंगा। वैसे उसका क्या नाम था? हॉट डॉग फलाना धिकड़ा है, कुछ भी हो, चलो मैं उसे वैसे भी ढूंढ लूंगा। लेकिन इतने में ही एमसी के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, जिसमें की होता है, तुमने एसएस रैंक के ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बॉस को हरा दिया है और अब रिवार्ड काउंट हो रहा है। और एमसी को रिवार्ड में हाई टियर एक्सपीरियंस बॉक्स मिलता है और एमसी उसे देखकर कहता है, वाह पैसा ही पैसा, ये एक्सपी जल्दी दो, मुझे दो, स्वीट स्वीट एक्सपी। उस एक्सपी का यूज करके एमसी जल्दी ही लेवल 40 पर पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचते ही उसे क्लास चेंज का नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर उसके एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स को काउंट किया जाता है, जो कि हमें दिखाया जाता है अनलिमिटेड होते हैं, जिससे कि वह कोई भी क्लास चुनने में काबिल हो जाता है। और यह मैसेज देखकर वह बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और वह सोचता है, चलो ठीक है, अब मुझे कौन सी क्लास चूज करनी चाहिए। वैसे सभी क्लास अनलॉक, जिस तरह का बॉस मॉन्स्टर था उस हिसाब से यह रिवार्ड बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में कोई भी क्लास चुन सकता हूँ? तो मुझे गोल्ड टीयर चाहिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस मोमेंट पर गोल्ड नाम की कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है। यह देखकर एमसी चौंक जाता है और वह सोचता है, एट दैट मोमेंट, इसका मतलब वह आगे अवेलेबल हो सकती है। तो मुझे कौन सी क्लास चुननी चाहिए? क्या मैं फिर से गैम्बलर को चूज करूं? फिर हमें गैम्बलर क्लास के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, जिसमें कि वही गैम्बलिंग वाली चीजें, जिसमें कि तुम गैम्बल करोगे और आगे से कुछ भी मिल सकता है। अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें कोई अच्छा आइटम भी मिल जाएगा, और अगर तुम्हारा लक तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो तुम्हें टट्टी से भी खराब आइटम मिलेगा। और अगर आप इस क्लास के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। एमसी सोचता है, वैसे पिछली लाइफ में मैं इसी क्लास के कारण बहुत ज्यादा आगे पढ़ पाया था, लेकिन इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं एक बार मर जाता हूँ और फिर मैं किसी भी स्किल या फिर आइटम से दोबारा जिंदा होता हूँ तो मेरे सभी के सभी लेवल्स कचरा बन जाएंगे और मैं दोबारा से लेवल 1 पर आ जाऊंगा। और वैसे भी यह सिर्फ गैम्बलिंग क्लास नहीं थी जिसमें कि मेरे ओपी बनने का हाथ हो, मेरी गैम्बलिंग स्किल भी इसका एक कारण है कि मैं इतना आगे तक चला गया था। तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास क्या चुननी चाहिए? क्या मुझे विजार्ड क्लास चुननी चाहिए? और हमें विजार्ड क्लास के बारे में बताया जाता है, जिससे कि वही तुम स्पेल्स का यूज कर सकते हो, ऐसे वैसे तुम्हारे पास अगर ग्रीन वॉर अच्छी हुई तुम बहुत बड़े बड़े स्पेल्स को कंट्रोल कर पाओगे, और ये भी वैसे ही तुम पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। लेकिन फिर वह सोचता है, यह भी मेरे जैसे बंदे के कोई काम की नहीं है, तो फिर मुझे क्या चुननी चाहिए? क्या मैं स्वॉर्ड रिलेटेड कोई स्किल चूज करूं? लेकिन वह किसी बुड्ढे को याद करके उस क्लास को भी छोड़ देता है। तो क्या मुझे वेपन मास्टर चुननी चाहिए, जिससे कि मैं सभी के सभी वेपन्स को बिना किसी पेनल्टी के यूज करने में कामयाब हो जाऊंगा? लेकिन नहीं, अगर मैं वेपन मास्टर क्लास चुनता हूं तो मुझे अलग अलग तरह के वेपन्स को फार्म करना पड़ेगा। अरे यार, इतने सारी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी मुझे कोई क्लास नहीं मिल रही, मैं क्या चूज करूं? फिर वह अपनी पिछली लाइफ टाइम के बारे में सोचता है और वह सोचता है, क्या मुझे उस लड़के डार्क की क्लास चूज करनी चाहिए, जो कि होती है ब्लैक विजार्ड, जो कि नेक्रोमेंसर की तरह कोई क्लास होती है जिसे कि तुम पढ़ सकते हो। फिर वह इस प्लान को भी छोड़ देता है और वह सोचता है, नहीं, मैं किसी और का आइडिया नहीं चुरा सकता, ये कितना अनोइंग है। अगर मैं शुरुआत में कोई अच्छी क्लास नहीं चूज करता तो आगे जाकर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर हमें अलग अलग क्लास को दिखाया जाता है, जैसे समनर, परिस्ट, आर्चरर, असैसिन, ऐसे करके बहुत ज्यादा क्लास, लगभग 300 क्लास होती हैं। लेकिन एमसी को कोई भी पसंद नहीं आती। इतने में ही सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है और वह कहता है, क्लास सिलेक्शन का टाइम एक्सपायर हो गया है।
MC यह देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वह कहता है, क्या क्या? अरे ऐसा मत करो, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, मैं मेरी गैम्बलर क्लास को ही चूज कर लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो। और मैसेज पर वो होता है, तुम्हारी क्लास फिर से लॉक हो गई है, जैसा कि तुमने कोई भी क्लास को डिसाइड नहीं किया था। फिर सिस्टम मैसेज दिखाया जाता है जिसमें क्या होता है, तुमने एक एग को डिस्कवर किया है, मैंने तुम्हारे जैसे ही किसी लालची बंदे के लिए एक बढ़िया क्लास को चूज कर दिया है। अब तुम्हारी क्लास को फोर्स चेंज किया जा रहा है किसी हिडन क्लास में। और हिडन क्लास का नोटिफिकेशन देखकर MC के मुंह पर तगड़ी स्माइल आ जाती है और वह कहता है, तगड़ी क्लास, हिडन क्लास, वाह मेरा क्या ही लक है। और उसकी यूनिक क्लास दिखाई जाती है जो कि होती है जॉबलेस। और यह मैसेज देखकर MC का मुंह बन जाता है, वह अपने बाल नोचने लगता है और वह कहता है, क्या जॉबलेस, यह भी कोई क्लास है? कम ऑन, तुम सीरियस नहीं हो सकते, इससे तो बढ़िया मेरी गैम्बलर क्लास थी। तुम साले कुत्ते के बच्चे इतने सेल्फिश मत बनो और मुझे मेरी फिर से गैम्बलर क्लास को चुनने दो। फिर सिस्टम कहता है, अरे रुको, इतने भी उतावले मत हो, एक बार इसके पर्क्स को देख लो। MC यूनिक क्लास के एट्रीब्यूट्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन हमें उन एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं दिखाया जाता। इतने में ही ब्लॉक एंट्रेंस पर अटैक होता है और वहां से सुयोंग बहुत से हंटर्स को लेकर अपने साथ आ जाती है और वह आते ही इथेन को ढूंढने लगती है। MC कहता है, अरे मैं यहाँ पर हूँ। MC को जिंदा देखकर सुयोंग इमोशनल हो जाती है और वह MC की तरफ भागते हुए कहती है, अरे इथेन, तुम जिंदा हो, अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो, नहीं तो मेरा क्या होता। मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। सुयोंग को इस तरह से देखकर MC के पास कोई भी शब्द नहीं रहते। सुयोंग कहती है, अगर तुम्हारी कोई भी विश हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को बचाया था। MC कहता है, क्या कोई भी विश? सुयोंग कहती है, हाँ कोई भी विश। MC सीरियस हो गया कहता है, तो मुझे चाहिए। सुयोंग कहती है, हाँ बोल दो। MC कहता है, तो जल्दी से मेरे लिए एक कैब बुक करो। और वह क्या नाम था उसका, हॉट डॉग हवातोंग क्या था, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी दो। फिर हमें येओम गिल्ड, अरे यार ये क्या नाम है, येओम व्योम व्यायाम, क्या मुझे नहीं पता यार, वही हवातोंग की गिल्ड, उसके हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसके की सामने MC आकर कहता है, अच्छा तो ये है उस मदरबोर्ड की गिल्ड, पता नहीं उन्होंने मेरी तरह कितने लोगों के पैसे खाए होंगे, इनके तो एंट्रेंस पे ही यह ठगने वाले लग रहे हैं, ये देखो किस तरह के मोटे भद्दे लोग। और वह उनकी तरफ जाते हुए कहता है, ओए कुत्ते, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे, जल्दी से तुम अंदर जाओ, और वो क्या है, हॉट डॉग है, क्या है तुम्हारा वो बॉस, उसे बाहर लाओ। वह बॉडीगार्ड उसे इस तरह से बात करते हुए देख कहता है, आखिर तुम हो कौन बच्चे, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम जान से हाथ गवा बैठोगे। क्या यह कोई मजाक चल रहा है? जल्दी से तुम तुम्हारी गिल्ड और एसोसिएशन के बारे में बताओ। MC कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे नाम और मेरी एसोसिएशन के बारे में जान सको, जल्दी से उसे यहाँ पर लाओ। बॉडीगार्ड कहता है, तुम साले कुत्ते, यहाँ से बाहर निकल जा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जा और वापिस मुझे दिखना भी मत। यह सब देखकर MC चिढ़ जाता है और वह एक लात से उस बॉडीगार्ड को उड़ा देता है, जो कि उनकी बिल्डिंग के अंदर जाके लगता है। और हमें उस गिल्ड के आटू झाटू लोगों को दिखाया जाता है, जो कि MC की तरफ देखकर कहते हैं, ये कौन पागल कुत्ता यहाँ पर मरने के लिए आ गया है। MC अंदर जाकर कहता है, मुझे सिर्फ एक आदमी के बारे में जानना है, जल्दी से उसे यहाँ पर ले आओ। लेकिन इतने में ही वे सभी लोग MC की तरफ अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है, MC उन सभी की चटनी बना चुका होता है और वह काउंटर पर जाकर कहता है, जल्दी से मुझे बताओ वो हॉट डॉग कहाँ पर है। वह लड़की डरती डरती कहती है, वो हॉट डॉग तो 30th फ्लोर पे है, गिल्ड मास्टर के साथ मीटिंग में। फिर हमें लिफ्ट का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भी MC खून खराबा कर चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टकले को दिखाया जाता है, जिसके के पास एक फोन आता है और वह कहता है, अरे सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है और यह हमसे हैंडल नहीं हो रही, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। वह टकला कहता है, उसे कह दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं अभी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ मेरे भाई के साथ। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है
जो कि होता है यियोम टोंग किम, जो कि हाई टियर एलिमेंटलिस्ट होता है लेवल 70 का, जो कि गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है। और उसके बारे में तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, जिसके की सामने हवातोंग रोता हुआ कहता है, भाई भाई मैं सच में सीरियस हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि वहाँ पर सच में SSS लेवल का बॉस था। वह कहता है, ये तुम मुझे क्या पागल बना रहे हो, एक D लेवल के डंजन में SSS लेवल का बॉस मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। लेकिन इतने में ही MC दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वह हवातोंग की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तुम साले कुत्ते, हमें वहां पर मरते हुए छोड़कर तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो। हवातोंग उसकी तरफ मुड़ के कहता है, अरे वैसे तुम हो कौन, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। यह सुनकर MC का मुंह बन जाता है और वह कहता है, अरे मैं वही हूँ, अरे मैं वही क्लाइंट हूँ जिसे कि तुम डंजन में कैरी कर रहे थे। और हमें हवातोंग का चेहरा दिखाया जाता है, जिसके की मुंह पर पट्टी वट्टी लगी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे बहुत जोर का फटका पड़ा होता है। फिर हवातोंग कहता है, अरे हाँ तुम तो वही हो ना, 5000 वाले, वही कुत्ते जो कि बिना पैसे के मेरे साथ जा रहा था। MC कहता है, हाँ मैं वही हूँ, तुम्हारा पापा हूँ साले, अच्छे से बात कर। हवातोंग कहता है, अरे तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, यह कोई सेंस ही नहीं बना रहा कि तुम्हारे जैसा सब 10 प्लेयर वहां से जिंदा वापिस आ जाए। रुको, अब मुझे यह मत कहना कि तुमने उस SS लेवल के बॉस मॉन्स्टर को मार दिया, क्योंकि यह बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। MC बहुत ही सीरियस हो जाता है और वह कहता है, हाँ अगर मैंने मार भी दिया तो तुम्हें क्या, और मैं यहाँ पर तुम्हें ही लेने आया हूँ। आखिर कौन टैंक अपनी पार्टी मेंबर को पीछे छोड़कर अपनी जान बचाकर भागता है। यह सब सुनकर हवातोंग का पसीना छूटने लगता है, लेकिन इतने में ही उसका भाई बोल पड़ता है, ओए लाल कपड़ा, जल्दी मैनर्स में रहो, तुम्हें नहीं पता क्या तुम कहाँ पर खड़े हो, ये कोई छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, और वैसे भी यह कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं, यह गिल्ड मास्टर जो कि मैं हूँ, मेरा भाई है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और इसके बीच में क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन यह एटीट्यूड यहाँ पर नहीं चलेगा। MC उसकी तरफ देखकर कहता है, तो तुम्हें तुम्हारे बेबी ब्रदर को एजुकेट करना चाहिए। और MC हवातोंग के ऊपर मुट्ठी मार देता है। उसके ऊपर मुट्ठी लगते ही हवातोंग का पिचक जाता है सर, और वह हंसते हुए कहता है, ओह तुम्हारा बेबी ब्रदर तो और भी घटिया लगने लगा है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वह गिल्ड मास्टर गुस्से में आ जाता है और वह MC की तरफ अटैक करते हुए कहता है, मेरा प्यारा छोटा भाई, तुम कुत्ते के बच्चे, तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। MC उसकी स्किल्स को देखकर कहता है, मदरबोर्ड, यह कैसी स्किल थी, लेकिन कुछ भी कहो, यह दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। गिल्ड मास्टर के अंदर से आग बाहर निकल रही होती और वह गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आए हो और मुझे अब जानना भी नहीं। तुम साले कुत्ते पहले तो बिना बुलाए यहाँ पर आते हो और फिर मेरे ही सामने मेरे भाई को हर्ट करने की हिम्मत। और गिल्ड मास्टर के शरीर पर फायर का आर्मर आ जाता है, जो कि होता है फ्लेम एम्परर आर्मर, जिसमें कि वह पूरा बैडेस लग रहा होता है। और वह कहता है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, तुम कुत्ते। फिर MC गिल्ड मास्टर के नाम का मजाक बनाने लगता है और वह कहता है, आखिर कोई पेरेंट्स तुम्हारे जैसा नाम अपने बच्चे का कैसे रख सकता है। यह सब सुनकर वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में रहता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम मेरे फैमिली के बारे में भी बोल रहे हो। लेकिन MC उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए कहता है, चलो अब मेरे रुपए जो तुमने मुझसे लूटे थे वह वापस करो, चलो जल्दी से तुम्हारे बेबी ब्रदर को मेरे लूटे हुए पैसे वापस देने के लिए कहो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई जैसा ही हाल कर दूंगा। MC की बातें सुनकर गिल्ड मास्टर हंसने लगता है और वह कहता है, वाह बच्चे, तुम में हिम्मत तो है। और वह MC की तरफ अपनी स्किल को एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। उसकी स्किल का नाम होता है बूम बूम बॉल। ये कैसी स्किल है यार, बूम बूम बॉल। MC उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर उसके सर पर भी उसी तरह से मुट्ठी मारता है और वह कहता है, तुम पागल कुत्ते, तुम्हारे कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और वह एक ही मुट्ठी में उसका फ्लेम एम्परर आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है और MC के एक ही अटैक में उसका कचूमर बन जाता है। क्या मेरा मिलियंस डॉलर का फ्लेम एम्परर आर्मर एक ही अटैक में टूट गया, सिर्फ एक अटैक में। और वह पड़ा पड़ा कहता है,
आखिर तुम हो कौन? क्या तुम्हें पता भी है तुमने अभी अभी क्या किया है? अब तुम मरने वाले हो, तुम पागल कुत्ते। लेकिन एमसी उसकी और कोई ध्यान नहीं देता और वह उसे अपने पैर से और दबाने लगता है और वह कहता है, अरे तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जल्दी से मेरे पैसे मुझे वापस दे दो और इसे भी छोड़ो, जल्दी से मुझे तुम्हारे सेफ का पासवर्ड बता दो, मैं खुद ले लूंगा। गिल्ड मास्टर सोचता है, नहीं, यह इतना काम कैसे रह सकता है, यह जानने के बावजूद कि हम लोग पीयू के साथ एसोसिएट हैं और मैं इसे मेरे वोल्ट का पासवर्ड तो बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि उसमें मेंबरशिप के पैसे, अगर मैंने ऐसा किया तो वे लोग मुझे मार डालेंगे। और वह गुस्से में एमसी से कहता है, तुम साले कुत्ते, मैं पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। एमसी कहता है, पहले तो मैं सिर्फ आधे ही पैसे लेने वाला था, लेकिन अब मैं सेफ से कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। गिल्ड मास्टर मन ही मन सोचता है, देखते हैं, यह टाइटेनियम का बना है, इसे तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एमसी सेफ के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें हिडन स्पेल देखना है? देखो, मैं इसे ओपन करने के लिए वह हिडन स्पेल चलाने वाला हूँ। गिल्ड मास्टर कहता है, क्या यह नहीं हो सकता, तुम ब्लफ कर रहे हो, तुम्हें वह स्पेल बिल्कुल भी नहीं आता। और वह सोचता है, मैंने सुना तो था कि ऐसा स्पेल होता है जिससे कि हम किसी भी लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन क्या यह हो सकता है कि ये लड़का भी कंसेप्चुअल ब्रेकडाउन उसको जानता हो? एमसी ओरा फार्मिंग करते हुए उस सेफ का हैंडल पकड़ लेता है और वह कोई स्पेल वेल यूज नहीं करता और ब्रूट फोर्स से उसका दरवाजा तोड़ देता है। यह देखकर गिल्ड मास्टर हैरान रह जाता है और वह मन ही मन सोचता है, क्या इसने टाइटेनियम अलॉय का बना हुआ सेफ सिर्फ अपने हाथों से तोड़ दिया? और एमसी डेविलियस स्माइल देते हुए कहता है, ये देखो मेरी अल्टीमेट अनलॉक स्किल, फिजिकल ब्रेकडाउन। इतना पिटने के बाद भी गिल्ड मास्टर खड़ा होके एमसी को डराने की कोशिश कर रहा होता है और वह कहता है, तुम लड़के इसे अकेला छोड़ दो, नहीं तो जो तुम्हारे साथ बाद में होने वाला है उसका जिम्मेदार तुम ही होगे। लेकिन अचानक एमसी गिल्ड मास्टर की तरफ एक अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है उस अटैक से डर कर गिल्ड मास्टर अपनी पैंट में ही मुंह देता है और हमें दिखाया जाता है एमसी गिल्ड मास्टर से कहता है, तुम मदरबोर्ड चुप रहो, मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा है क्या तुम लोग उन इनोसेंट प्लेयर्स के बारे में सोचते हो जिनसे कि तुम पैसे ठगते हो? और वह तिजोरी के अंदर गोल्ड को रखा देखकर बहुत अजीब सी स्माइल करने लगता है। वह कहता है, अब तो पैसा ही पैसा होगा। और एमसी सारा का सारा गोल्ड सफाचट करने वाला होता है और वह बेशर्मी से ही गिल्ड मास्टर से कहता है, अरे तुम्हारे पास यहाँ पर कोई बैग वैग है या नहीं? फिर वह एक तरफ देखता है जहाँ पर गोल्फ बैग रखा होता है। अगले सीन में हमें रेस्क्यूइंग डिपार्टमेंट के कुछ लोग गिल्ड के अंदर हड़बड़ाते हुए जाते दिखाए जाते हैं और हम एमसी को देखते हैं जो कि बेपरवाह आराम से बाहर निकल के जा रहा होता है। इतना बड़ा हाथ मारने के बाद में वह अपने पर बहुत ज्यादा प्राउड कर रहा होता है और थोड़ी दूर जाते ही वह जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी इतनी भयानक होती है कि पास में जाता हुआ कोई भी व्यक्ति डर जाए। लेकिन कुछ दूर जाके एमसी सोचता है, रुको, यह फीलिंग कैसी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ चीज भूल रहा हूँ, कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज है। वह क्या हो सकता है? रुको 1 मिनट, हाँ अब मुझे पता चला, मेरे कंचे गर्मी के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे थे। और हमें दिखाया जाता है एमसी आइसक्रीम के मजे ले रहा होता है और वह आइसक्रीम खाते हुए सोचता है, चलो यह तो खुशी की बात है कि मुझे यह याद आ गया, लेकिन अभी भी मुझे इनसिक्योर क्यों फील हो रहा है? क्या मैंने उन दोनों को कुछ ज्यादा ही पीट दिया है? लेकिन नहीं, ये तो मेरा स्टाइल है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं एमसी के फोन पर सोरा का कॉल आ रहा होता है और वह उसे देखकर परेशान हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, क्या सोरा और आरिम ने भी मेरी तरह अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है? वह कॉल का जवाब देता है और हमें सोरा को दिखाया जाता है जो कि
बहुत ज्यादा परेशान और हड़बड़ी में लग रही होती है। वह एमसी से कहती है, आरिम, उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो रही है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अचानक यह खबर सुन के एमसी को झटका लगता है और वह जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है और वह कहता है, हाँ अब मुझे याद आ गया। फिर हमें बताया जाता है जो अर्थ का फेज 2 है वह एमसी के पाइथन डंजन के अंदर ही शुरू हो गया था। जो टाइम स्टॉप्ड हो गया था, एमसी की टाइमलाइन रिवाइंड करने के कारण वह दोबारा से रिज्यूम हो गया है। इसका मतलब सोरा और आरिम भी, जो गेम में सोरा आरिम थी, वह बन गई होंगी। और अगर हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हुई तो इसका मतलब है आरिम कुछ ही दिनों में मरने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि डॉक्टर आरिम्स की रिपोर्ट्स को चेक करके कहता है, नहीं यह कोई सेंस नहीं बना रहा, मैंने इसे 2 से 3 बार चेक कर लिया है लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। और वह मन ही मन सोचता है, यह मिरेकल है कि यह लड़की अभी तक सांस ले रही है, नहीं इसकी रिपोर्ट को देखकर तो यह कब की मर जानी चाहिए थी। और वह जल्दी से अपने स्टाफ को कहता है, नहीं मैं इस पेशेंट पर गिव अप नहीं करूंगा, जल्दी से इसे ऑपरेशन रूम में ले चलो। वह मन ही मन सोचता है, जो मॉडर्न मेडिसिन है वह गेम वर्ल्ड आने के बाद में इतनी एफिशिएंट नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी मैं जो आस है उसे नहीं छोड़ूंगा। हमें सोरा को दिखाया जाता है जो कि आरिम की ऐसी कंडीशन देखकर रो रही होती है और वह कहती है, नहीं आरिम तुम्हें डटे रहना होगा, प्लीज हिम्मत मत हारना, कम ऑन आरिम तुम कर सकती हो। फिर हमें ऑपरेशन रूम को दिखाया जाता है जहां पर उसकी रीडिंग बहुत तेजी से चल रही होती है। डॉक्टर इतनी ज्यादा रीडिंग्स को देखकर कहता है, नहीं इसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है और यह आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और वह नर्स से कहता है, जल्दी से एनेस्थीसिया, अरे वही जो जिससे कि दर्द कम हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है एमसी अचानक कहीं से विंडो तोड़कर वहां पर अंदर आ जाता है और वह हीरो की तरह एंट्री लेता है। डॉक्टर एमसी को इस तरह अंदर आते हुए देखकर कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे चले आ रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यह एक हॉस्पिटल है? लेकिन एमसी स्वैग से डॉक्टर को कहता है, मैं इसका गार्जियन हूँ। डॉक्टर कहता है, अरे तुम कोई भी हो लेकिन यह टाइम खराब करने के लिए नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ और हमें हमारा काम करने दो। एमसी आरिम की कंडीशन देखकर कहता है, हाँ मैंने सही सोचा था, मैंने यहाँ पर आते आते इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार किया और मेरा कंक्लूजन यह निकला है कि यह किसी इलनेस से सफरिंग नहीं कर रही है, बल्कि यह धीरे धीरे इस टाइमलाइन से डिसअपीयर हो रही है। लेकिन इतने में ही हम सोरा को देखते हैं। वह एमसी को देखकर अंदर आते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हारा प्लेयर कैरेक्टर इस तरह दिखता है। एमसी कहता है, हाँ लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी पूछना है। क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद आया है जो कि तुम बहुत पहले भूल गए थे? सोरा कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। एमसी मन ही मन सोचता है, यह बहुत स्ट्रेंज बात है कि इसे मेरा कैरेक्टर याद नहीं है। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो मुझे भी मरने के बाद ही मेरी सारी मेमोरी वापस मिली थी। क्या यह हो सकता है कि सभी की अलग अलग कंडीशंस हो सेव्ड डाटा को अनलॉक करने की? फिर वह सोरा से कहता है, वो सब चीजें छोड़ो और मुझे यह बताओ आरिम के साथ यह सब कब हुआ? सोरा कहती है, वैसे तो यह ठीक थी लेकिन जब से इसका कैरेक्टर प्लेयर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तभी से इसकी हालत ऐसी हो गई है। और वह एमसी को अच्छी तरह से बताने लगती है। वह कहती है, हर रोज की तरह उसने अच्छी तरह से खाना खाया और पिया था और यह जब तक सही चल रहा था तब तक सिस्टम विंडो पॉपअप नहीं हुई और जिस टाइम उसकी सिस्टम विंडो पॉपअप हुई तभी से कोई और ही लग रही थी, जैसे कि वह आरिम है ही नहीं। हम दोनों को यह जानकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी कि अब हमारे
लेवल कैप हट गई है और हम भी और प्लेयर्स की तरह अब लेवल अप कर सकते हैं। लेकिन आरिम बहुत जोर से ब्लड को खांसने लगी। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि आरिम मरने वाली है और मैंने उसी वक्त तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर को पैसों से भरा वह बैग दे रहा होता है और वह कहता है, डॉक्टर ये लो इसके सभी के सभी मेडिकल बिल्स के पैसे। एमसी सोचता है जो 5 साल मैंने रिवाइंड किए थे वह 1 साल पहले खत्म हो गए हैं और जो दोनों के दोनों टाइमलाइन थी वह एक में मिलने लगी है, जिसके की कारण जो रिवाइंड की गई टाइमलाइन थी वह एक्चुअल टाइमलाइन पर ओवरलैप करने लग रही है और जो रिवाइंडेड टाइमलाइन थी उसमें आरिम अब तक मर चुकी थी। इसी कारण से आरिम की यह हालत हो गई है क्योंकि दोनों टाइमलाइन में आरिम की एग्जिस्टेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आरिम को तो अब तक मर जाना चाहिए था पुरानी टाइमलाइन के हिसाब से। बेसिकली यह मेरे ही कारण से इस कंडीशन में जूझ रही है क्योंकि मैंने ही नेचर्स के लॉ को चेंज करके टाइमलाइन को रिवाइंड किया था और वह यह सब सोच के बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। सोरा एमसी से कहती है, अरे आरिम ठीक तो हो जाएगी ना। एमसी कहता है, मैं इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता और वह मन ही मन अपनी यूनिक क्लास को भी कोस रहा होता है। वह कहता है, हिडन क्लास होने का क्या फायदा जब मैं मेरे मरते हुए फ्रेंड को सेव भी नहीं कर सकता। सोरा निराशा से कहती है, नहीं इसे बचाने का कोई तो रास्ता होगा ही। I mean, यह गेम वर्ल्ड है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर ड्रैगन्स को भी उड़ते हुए देखा है और लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। वह हवा में उड़ सकते हैं, डार्क मैजिक को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर किसी को मरते हुए भी बचा सकते हैं ना, क्योंकि यह एक गेम है। सोरा को इस तरह से डेस्परेट देखकर एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह कहता है, हाँ सच में यह एक गेम वर्ल्ड है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, भले ही यह नेचर के खिलाफ जाकर किसी की लाइफ को सेव करना हो, क्योंकि यह कोई एक्चुअल रियल वर्ल्ड तो है नहीं। अगर यहाँ पर गेम की तरह ही रूल अप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा होगा ही जिससे कि मैं इसको मरने से बचा सकूं। और वह अपने दिमाग पर जोर डाल के सोचने लगता है और वह सोचते हुए कहता है, हाँ यह हो सकता है। और हमें बताया जाता है वह एक डंजन के बारे में सोच रहा होता है जिसका कि नाम डीप सी होता है, जो कि फॉरबिडन पिट के साथ में ही अपीयर हुआ था, जिसकी की लेवल रेटिंग SS लेवल की होती है। SS रेटिंग का होने के कारण वह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और अगर मैं सोचूं तो जो डीप सी डंजन था वह जमीन के ऊपर नहीं समुंदर के नीचे था और उसकी इतनी ज्यादा डिफिकल्टी होने के कारण वह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एमसी कॉन्फिडेंस में सोरा से कहता है, तुम तुम्हारी मेमोरी के बिना भी इतनी ज्यादा वंडरफुल हो। मैं तुम्हारे कारण ही अभी तक इतना स्ट्रोंग रह पाया हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आरिम को जरूर से सेव कर लूंगा, तो तुम इसके बारे में चिंता करना बंद करो। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहां से फ्लैश की तरह गायब हो जाता है। सोरा एमसी को जाते हुए देख मन ही मन सोचती है, क्या यह शुरू से ही इतना कॉन्फिडेंट था। और हमें दिखाया जाता है एमसी आरिम के पास आ गया होता है और वह उसे स्ट्रेचर से उठा के अपने साथ ले जाने लगता है। एमसी को इस तरह से जाते हुए देखकर वहां का स्टाफ उस पर चिल्लाने लगता है और वह कहता है, अरे कुत्ते, तुम इसे यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके इसे बचा पाओगे? लेकिन एमसी उनकी बातों पर बिना ध्यान दिए खिड़की से जंप लगा देता है। जो असिस्टेंट होता है वह एमसी को वहां से जंप करते हुए देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वह कहता है, अरे हम लोग 10th फ्लोर पे हैं। एमसी कहता है, हाँ मुझे पता है। और एमसी वहां से छलांग लगा के बाहर आ जाता है और वह सीधा कार के ऊपर आकर लैंड करता है। कार का मालिक एमसी के ऊपर चिल्लाने लगता है। एमसी यहाँ पर ही नहीं रुकता, वह उस बाइकर को लात मार के उड़ा देता है और वह आरिम को अपने साथ ले जाते हुए कहता है,
अरे तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं इसके लिए तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। और एमसी आरिम को वहां से ले जाता है, खाया जाता है, जो कि अपने क्लाइंट से कह रहा होता है तो मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है वह क्लाइंट और कोई नहीं गिल्ड मास्टर होता है। फिर हमें उस मिस्टीरियस आदमी के नाम के बारे में बताया जाता है जो कि होता है एच। गिल्ड मास्टर यहाँ पर एमसी से बदला लेने के लिए आया होता है और वह एच से उसका काम तमाम करने के लिए कहता है, लेकिन एच सीधा गिल्ड मास्टर का फायदा उठाते हुए कहता है, तो जैसा कि तुम्हें पता है मैं अब ब्रेक पर हूँ और मैं ब्रेक के दौरान कोई भी काम नहीं करता, तो अगर तुम्हें कोई रिक्वेस्ट करनी है तो मैं उसका डबल चार्ज करूंगा। यह सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है, अरे यार तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर हमें तेगक गिल्ड की बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें कि फिलहाल एच और गिल्ड मास्टर होते हैं और यह गिल्ड एच की ही होती है। गिल्ड मास्टर एच को मनाते हुए कहता है, यार एच मुझे तो लगा था कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर से ज्यादा कुछ बढ़कर हैं, लेकिन तुम तो अपने रंग यहाँ पर दिखा रहे हो। हमने पिछले बीते सालों में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट किए और हमने बहुत से मिलियंस डॉलर तुम्हारी गिल्ड को भी दिए हैं, क्या तुम एक बार के लिए हमारे लिए एक्सेप्शन नहीं कर सकते। एच गिल्ड मास्टर की तरफ तीखी नजरों से देखकर कहता है, यही बात तुम जैसे लोगों की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वह उन लोगों पर अपना प्रेशर रिलीज कर देता है। गिल्ड मास्टर इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और वह उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन इतने में ही एच को किसी का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करते हुए कहता है, अरे अब तुम्हें क्या हुआ। दूसरी तरफ से एक लड़का कह रहा होता है, सर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हमारे सभी के सभी बंदों को किसी ने बुरी तरह से पीट डाला है। एच कहता है, अरे अच्छे से बताओ क्या हुआ। वह लड़का कांपते हुए कहता है, सर पता नहीं, एक लड़का यहाँ पर एक लड़की को लेकर आया, पता नहीं वह कहाँ से आ टपका और वह हमें जान से मारने की धमकी देने लगा। हम सभी ने उसे एक अच्छा सा सबक सिखाने की कोशिश तो करी, लेकिन इतने में ही एच कहता है, लेकिन तुम सभी के सभी हार गए। तुम सालों कुत्तों, तुम्हें मैंने एक काम दिया था, वह भी तुमसे अच्छे से नहीं हो रहा। वह लड़का डिफेंड करते हुए कहता है, सर हम उसके सामने बिल्कुल पावरलेस थे। एच कहता है, उसे छोड़ो और यह बताओ कि कैजुअलिटी कितनी हुई इस चीज में। फिर हमें डबल एस लेवल के डंजन को दिखाया जाता है जिसके की सामने उनके सभी के सभी बंदे बुरी हालत में पिटकर पड़े होते हैं। वह लड़का कहता है, सर हमारा एक भी बंदा नहीं मरा है, सभी को इंटरमीडिएट लेवल की इंजरीज हुई हैं बस। वह हमारे पास आकर डिमांड करने लगा, या तो तुम लोग इस लड़की को हील करो या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारे सभी के सभी हीलर उस लड़की को हील करने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह सभी के सभी अनकॉन्शियस होके गिर गए। एच कहता है, अरे इसे छोड़ो और मैं तुमसे डंजन के बारे में पूछ रहा हूँ, वह बताओ। वह लड़का कहता है, सर वह डंजन के अंदर जाने से पहले उसने हमसे सभी के सभी हमारे आइटम्स को छीन लिया। वो साला कुत्ता, उसने हमारे कपड़े तक नहीं छोड़े। एच उसके हुलिये के बारे में पूछता है। वह बताता है, वो लड़का बिल्कुल चोमू जैसा लग रहा था। उस लड़के के लाल स्पाइकी बाल थे। लाल स्पाइकी बालों के बारे में सुन के गिल्ड मास्टर चिल्लाकर कहता है, हाँ यह वही लड़का है जिसने मेरी यह हालत की है। एच यह सुनकर थोड़ा बहुत एमसी के अंदर इंटरेस्ट लेने लगता है और वह क्रीड को कॉल करके कहता है, अरे क्रीड मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। क्रीड का नाम सुनकर गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। जो क्रीड है वह एसेसन की रैंक में नंबर 1 पर है फिलहाल। गिल्ड मास्टर एमसी के बारे में क्रीड को सब कुछ बता देता है और वह उसको लोकेशन भी दे देता है। और हमें क्रीड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसके के ऊपर कुछ लोग अटैक करने के लिए आए होते हैं और क्रीड उन सबको सुला चुका होता है। गिल्ड मास्टर से एक लड़के के बारे में सुनकर वह भी एक्साइटेड हो जाता है और वह कहता है, क्या सिर्फ एक लड़का।
और हमें दिखाया जाता है एक स्नाइपर क्रीड की ओर निशाना लगाकर बैठा होता है और वह गोली चलाते हुए कहता है, तुम कुत्ते मर जाओ। और दिखने में तो ऐसा लग रहा होता है कि गोली लगकर क्रीड की एट द पॉइंट डेथ हो गई है। लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है क्रीड उस असैसिन पर एक ही अटैक करता है और वह अटैक करने के बाद स्वैग से अपने चाकू को उसकी जगह पर डाल देता है और हमें उस स्नाइपर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल बीच से कट चुका होता है। भाई यार, यह देखकर ऐसा लगता है कि क्रीड यार सच में है यार कुछ तो बंदे में। चलो वापिस आते हैं। स्नाइपर को मारने के बाद क्रीड कहता है, तुम्हारी बातों से तो यह लग रहा है कि वह बंदा कुछ स्किल्ड है। मैं तुम्हारे जैसे स्किल्ड बंदे के साथ फाइट करने के लिए मरा जा रहा हूँ यार। गिल्ड मास्टर कहता है, तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो। फिर हमें पूरी तरह से क्रीड को दिखाया जाता है जो कि दिखने में तो खतरनाक लग रहा होता है और वह एसेसिन रैंक में नंबर 1 पर होता है। वह कहता है, मुझे यह मिशन कोई ऑर्डिनरी तो नहीं लग रहा है। तुमने क्या कहा? रेड हेयर्ड। यह सुन के मुझे एक्साइटमेंट क्यों हो रही है? क्या वह सच में स्ट्रोंग है? फिर हमें डीप सी डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि एक केकड़े जैसा मॉन्स्टर एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हमें उस केकड़े की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसे तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। और हमें पहली बार आरिम को होश में दिखाया जाता है जो कि उस केकड़े को देखकर डर चुकी होती है। लेकिन हमारा एमसी तो कुछ और ही प्लान कर रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है, यह दिखने में तो टेस्टी लग रहा है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा खाने में। और हमें दिखाया जाता है वह केकड़ा अपने क्लो से एमसी और आरिम पर अटैक कर देता है। लेकिन एमसी उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। वह केकड़ा अपने अटैक को नाकाम होते हुए देखकर कांपने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें आरिम को दिखाया जाता है जो कि डर में एमसी को जोर से जकड़ लेती है और एमसी इस कारण से ब्लश कर रहा होता है। एमसी उस केकड़े को इजीली उठाकर एक तरफ फेंक देता है। एमसी को इस तरह से लड़ते हुए देखकर आरिम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह उसकी तारीफ करने लगती है। लेकिन एमसी शर्माते हुए कहता है, अरे वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी हाथ को छोड़ देना चाहिए अब। इसका एहसास होते ही आरिम एमसी के हाथ को एक तरफ झटक देती है और आरिम भी शर्माते हुए कहती है, अरे सॉरी, मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। एमसी कहता है, अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम बॉस मॉन्स्टर को हराने वाले हैं। लेकिन आरिम एमसी की बातों पर ध्यान न देकर उससे पूछती है, वैसे तुम पहले किस बारे में बात कर रहे थे? एमसी कहता है, क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आरिम एमसी से कहती है, चलो तो यह बताओ कि मैं पहले किस तरह की पर्सन थी। और वह एमसी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही होती है। एमसी के पास उसका कोई जवाब नहीं होता और वह कहता है, तुम पहले कभी भी इस तरह के डेंजर से डरती नहीं थी और इसकी वजह तुम हमेशा अपनी लाइफ को दांव पर लगाती थी और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एमसी से यह सुनकर आरिम को विश्वास नहीं होता और वह कहती है, क्या सच में? एमसी कहता है, यह इमेजिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पहले मैं बहुत ही ज्यादा फिसड्डी था। आरिम एमसी से पूछती है, क्या मैंने तुम्हें कभी भी डेंजर से बचाया है? आरिम की यह बात सुनकर एमसी सोच में पड़ जाता है। आरिम एमसी से कहती है, अच्छा, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो आखिर इथेन मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता था? वह मेरे लिए सभी के सभी ट्रबल्स को भी झेलता था और मुझे अभी तक इसका आंसर नहीं मिला था। और इसका आंसर मुझे तब तक नहीं मिला था जब तक तुमने मेरे पास्ट को मुझे नहीं बताया था। और अगर सोचा जाए तो अब मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते थे। और वह कैजुअली एमसी से कह देती है, क्या तुम पहले मुझे लाइक करते थे? एमसी को आरिम से ये अचानक यह सवाल पूछने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और यह सुनकर वह इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आरिम एमसी से पूछ रही होती है, क्या तुम पास्ट में मुझे लाइक करते थे? एमसी अचानक यह सुनकर हकपका जाता है और वह मन ही मन सोचता है,
क्या यह सच में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने वाली है? अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं सच में इसे लाइक करता था पिछली लाइफ में। फिर वह बात को घुमाते हुए कहता है, अरे ये देखो, यह क्रीचर सच में बहुत अच्छा है। अगर हम इसे हार्डली प्रेस करते हैं तो यह ग्लो करने लगता है। क्या यह अच्छा नहीं है? लेकिन इतने में ही हम आरिम को देखते हैं, जो कि बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। एमसी आरिम की चिंता करते हुए भागकर उसके पास आता है और उसे उठाने लगता है। आरिम को इस तरह से देखकर उसके मुंह पर ठंडा पसीना आ जाता है। फिर वह आरिम को लेकर बॉस रूम के सामने आ जाता है और हमें दिखाया जाता है आरिम खून खांसने लगती है और वह किसी तरह से खड़े होने में कामयाब हो जाती है। और वह एमसी से कहती है, मैं इस हालत में तुम्हारे कैसे काम आ सकती हूँ? मैं इतनी ज्यादा वीक हो चुकी हूँ। एमसी कहता है, अरे ऐसा मत कहो, तुम जल्दी ही ठीक होने वाली हो। अब हम बॉस रूम के सामने हैं, जिसे हम थोड़ी देर में कॉन्कर कर लेंगे। और एमसी आरिम की तरफ एक सोर्ड कर देता है, जिसके की एट्रीब्यूट तुम यहाँ से देख सकते हो। आरिम उस सोर्ड को लेते हुए कहती है, अरे मैं इसका क्या करूं? क्या तुम मुझसे वहां पर जाकर फाइट करने का तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना? क्योंकि इस हालत में मैं बॉस मॉन्स्टर को तो क्या, मैं उसके चमचों को भी नहीं हरा सकती। एमसी कहता है, अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा, जो कि डबल एस लेवल का है। आरिम यह सुनकर कहती है, क्या डबल एस लेवल का बॉस मॉन्स्टर? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए ना? तुमने अभी अभी देखा, मैं एक श्रिम्प से भी डरकर तुम्हारे पीछे छिप रही थी, तो मैं उसे कैसे हरा सकती हूँ? वह तो डबल एस लेवल का है। एमसी कहता है, नहीं, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें यह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम डेथ हो। और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है खराब करने के लिए। तुम्हें तुम्हारी कंडीशन का तो पता है ना? आरिम एमसी से कहती है, अरे तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि मैं उसे हरा ही दूंगी? एमसी कहता है, हाँ मुझे पता है यह कोई सेंस नहीं बना रहा, लेकिन तुम्हें मेरे पर भरोसा करना होगा। फिर वह बताता है, अगर हम इस डंजन को क्लियर करते हैं तो हमें एक हिडन रिवार्ड मिलेगा, जो कि है मेमोरीज ऑफ द डीप, जिसे अगर कोई भी इंसान यूज करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी चुटकियों में ठीक हो जाएगी, चाहे वो गॉड का दिया हुआ कर्ज ही क्यों ना हो। यह एलेक्जर लुकिड एडवेंचर का सबसे मोस्ट मोस्ट प्रीसियस आइटम में से एक है। यह बॉडी को फिर से ओरिजिनल शेप में ले आता है, लेकिन इसका एक ही घाटा है, यह उसी प्लेयर को मिलेगा जो कि बॉस मॉन्स्टर को हराएगा, और यह किसी और प्लेयर को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें वह रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा और तुम्हें डबल एस लेवल बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा। आरिम कहती है, लेकिन तुम मेरी कंडीशन को तो देखो, मैं उसे कैसे हरा सकती हूँ? एमसी कहता है, यह इम्पॉसिबल नहीं है। और वह उसे अच्छी तरह से समझाने लगता है और वह प्लान भी बना लेते हैं। आरिम कहती है, अरे यह प्लान ठीक हो जाएगा, इसकी कितनी गारंटी है? एमसी कहता है, अरे तुम घबराओ मत, इसकी गारंटी है 1%, और यह बहुत ही ज्यादा है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आरिम उस पर भरोसा करके तैयार हो जाती है और वह बॉस मॉन्स्टर रूम का दरवाजा खोल देती है। फिर हमें सिस्टम मैसेज दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें बहुत से अंडों को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत भद्दे लग रहे होते हैं। आरिम सोचती है, यह तो इथेन ने बताया था, उससे भी बहुत ज्यादा भयंकर सीन लग रहा है। एमसी कहता है, अरे तुम थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लो। फिर हमें बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि होती है विच ऑफ द डीप। वह उन दोनों को देखकर कहती है, क्या सिर्फ 2 लोग ही मुझे मारने के लिए आए हैं? पता नहीं यह तुम्हारी एरोगेंस है या फिर तुम बिल्कुल बेवकूफ हो जो कि यहाँ पर मरने के लिए चले आए। फिर हमें बॉस मॉन्स्टर का सिस्टम पैनल दिखाया जाता है, जिसके की ट्रेट होती हैं क्वीन और रिवेंज, और ज्यादा तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। और वह बॉस मॉन्स्टर कहती है, तुम बेवकूफ, अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और वह किसी स्पेल से अपनी 3 सिस्टर्स को जगा देती है, जिसे देखकर एमसी आरिम को प्रिपेयर्ड होने के लिए कह देता है। हमें 3 मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि बॉस मॉन्स्टर की सिस्टर होती हैं। पहले का नाम होता है ही या, दूसरे का ऑल हेल, और तीसरे का क्वीन ऑक्टेनिस, जिसके की हाथ में एक स्पीयर जैसा वेपन होता है। एमसी आरिम से कहता है, तुम जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मेरे पीछे ही रहना। और वह मन ही मन सोचता है, आरिम अभी 15 लेवल पर ही है, तो इसके अटैक्स का मरमेड पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा, तो मुझे इसका लेवल राइज करके 40 पर ले जाना होगा।
जिससे कि यह अपनी पर्सनल ट्रेट को अनलॉक कर लेगी और हम बॉस मॉन्स्टर को आसानी से मार देंगे। हमें दिखाया जाता है वह तीनों एमसी के ऊपर अपने अटैक को कर देती है। एमसी उन अटैक्स को डोज नहीं करता और वह तीनों अटैक एमसी के ऊपर आकर लगते हैं, जिससे कि हिडन मॉन्स्टर को जगाने की पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। एमसी पर अटैक लगते हुए देखकर आरिम हैरान रह जाती है और वह कहती है, यह बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या इथेन सच में ठीक रहेगा? हमें दिखाया जाता है एमसी को उस अटैक से खरोच भी नहीं आई होती और वह तीनों मॉन्स्टर यह देखकर हैरान रह जाती हैं। एमसी उन अटैक्स को एंजॉय करते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और वह कहता है, वो मेरे ओल्ड डेज वापिस आ रहे हैं। वह मन ही मन सोचता है, अगर अर्थ और गेम के इवेंट्स सेम है तो यह मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि लिक्विड एडवेंचर का तो मैं प्रो प्लेयर रह चुका हूँ और यह देखकर तो मेरे प्लान के कंप्लीट होने के चांस 30% तक बढ़ चुके हैं। वह तीनों मॉन्स्टर यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं और वह चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे यह पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? हमारे अटैक का इस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि अचानक उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वह तीनों को अपने एक ही अटैक से मार डालता है, जिससे कि हिडन मॉन्स्टर को जगाने की सेकंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है, जो कि हमें बताई जाती है वन हिट किल। और हमें दिखाया जाता है एमसी उन तीनों को एक ही अटैक से मारकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। आरिम एमसी की पावर को देखकर हैरान रह जाती है और एमसी सोचता है, अब है लास्ट थर्ड रिक्वायरमेंट, जिसे कि पूरा करने के लिए मुझे कुछ नहीं बस यहाँ पर खड़ा रहना होगा। और हमें दिखाया जाता है वह मॉन्स्टर अभी तक मरी नहीं होती और वह रोते हुए अपनी बेबी सिस्टर को बुलाने लगती है। हमें दिखाया जाता है वह मॉन्स्टर के आंसू एग पर जाकर टपकने लगते हैं, जिससे कि वह थर्ड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। और हमें हिडन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी की बेबी सिस्टर होती है, जो कि उन तीनों मॉन्स्टर से अलग बहुत ज्यादा भयानक लग रही होती है। एमसी उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वह सोचता है, यह मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता कि इस डंजन में एक हिडन मॉन्स्टर भी है और मैंने यह किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस को किसी के साथ बांटना बहुत ज्यादा घटिया काम होता है। और वह मॉन्स्टर हैच होते ही एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। हमें उसका नाम और लेवल दिखाया जाता है, जिसे कि तुम यहाँ से देख सकते हो। एमसी सोचता है यह थोड़ा चैलेंजिंग तो होने वाला है, क्योंकि इसके अटैक स्टैट बहुत ज्यादा हाई हैं। और हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एमसी के ऊपर अपना खतरनाक अटैक कर देती है, लेकिन एमसी उसे आसानी से डोज कर देता है और वह उन्हीं के अंडे पर जाकर खड़ा हो जाता है। एमसी उसे गुस्सा दिलाते हुए कहता है, अरे पागल, यहाँ देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ पर अटैक कर रहे हो? और वह कहता है, चलो मैं तुम्हारे बर्थ का सीक्रेट बताता हूँ तुम्हें। मैंने तो सुना था कि तुम एक अडॉप्टेड एग हो, मतलब तुम यह खुद से ही नोटिस कर लो कि तुम कितनी अगली हो और तुम्हारी फैमिली कितनी ब्यूटीफुल थी। यह सुनकर वह मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह मॉन्स्टर एमसी की तरफ अटैक करते हुए कहता है, नहीं, मम्मी और डैडी ने मुझे कहा था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी मेरी सिस्टर की तरह अच्छी दिखने लगूंगी। एमसी उसे और गुस्सा दिलाते हुए कहता है, क्या? और तुमने इसे मान भी लिया? तुम्हारा डैड तुमसे झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह अपने आप को कर्ज करना नहीं चाहता था। और एमसी की यह ट्रिक काम भी आ जाती है और वह मॉन्स्टर गुस्से में इधर उधर अपने पंचेस को मारने लगती है और वह चिल्ला भी रही होती है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुत्ते, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। एमसी उसे देखकर कहता है, हाँ यह सच में इम्प्रेसिव है, मैं कितनी भी बार इसे देख लूं यह मुझे हैरान करे बिना नहीं रहती, इसके पंच में बहुत ज्यादा पावर है। और वह डेविलियस स्माइल देते हुए कहता है, बस मैं एक राइट मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ स्ट्राइक बैक करने के लिए। और वह उस मॉन्स्टर को कहता है, अरे एक सेकंड के लिए रुको, यह तुम्हारे हाथ पर क्या लगा है? और हमें उसे दिखाया जाता है उसके हाथ पूरे खून से भरे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसके पंचिज से वहां पर सभी के सभी एग डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। एमसी यह मौका बिल्कुल भी नहीं जाने देता और वह उसे और ज्यादा रेज बेट करने लगता है। वह कहता है, क्या तुमने अपने ही हाथों से तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया? और वह यह बहुत ज्यादा क्रीपी वे में कह रहा होता है। यह रियलाइज करने के बाद वह मॉन्स्टर रोने लगता है
और वह रोते हुए कहता है, क्या मैंने मेरी मम्मी और डैडी को अपने ही हाथों से टमाटर की तरह पिचका दिया। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं उसके गले पर एक स्लैश अटैक हो जाता है, जो कि किसी और ने नहीं, आरिम ने किया होता है। और यह अटैक करने के बाद आरिम मन ही मन सोचती है, यह सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। क्या इथेन कोई टाइम ट्रेवलर तो नहीं है? लेकिन क्या यह इतना बड़ा बीस्ट एक ही अटैक में मर जाएगा? मुझे तो यह नहीं लग रहा। और हमें दिखाया जाता है वह मॉन्स्टर आरिम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इतने में ही तलवार की हिडन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसके ही कारण उस मॉन्स्टर पर एक के बाद एक थंडरबोल्ट गिरने लगते हैं और यह चेन लाइटनिंग के कारण वह मर जाता है। मॉन्स्टर के मरते ही आरिम को बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपी मिलती है, जिससे कि वह लेवल अप करके 40 लेवल पर पहुंच जाती है और उसे भी क्लास चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। वह सोचती है कि क्या सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को डिफीट करके मैं लेवल 40 पर पहुंच गई। फिर हमें सिस्टम मैसेज को दिखाया जाता है, जिसमें कि उसकी पर्सनल ट्रेट होती है कोलंबस, जिसके की बारे में आरिम को अभी तक कुछ नहीं पता होता। और वह पैनल की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे पास और भी स्किल आ गई है। आरिम की पर्सनल ट्रेट अनलॉक होते ही एमसी मन ही मन सोचता है, हाँ अब हम उस बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर हमें बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उन्हें सीरियस नहीं ले रही होती। और वह कहती है, वाह इंटरेस्टिंग, तुमने उन तीनों को आसानी से मार गिराया। इसके बाद तो मेरा इंटरेस्ट तुम में और भी ज्यादा बढ़ गया है। और हमें दिखाया जाता है वह बॉस मॉन्स्टर एक ऑक्टोपस टाइप का फीमेल मॉन्स्टर होता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और वह उनकी तरफ आते हुए कहती है, तुम और लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो। चलो अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें मारने नहीं वाली, मैं तुम्हें कैप्चर करके मेरे गुलाम बना दूंगी, जिससे कि तुम जिंदगी भर मुझे सर्व करोगे। बॉस मॉन्स्टर को देखकर एमसी कहता है, आरिम प्रिपेयर हो जाओ। और हमें बताया जाता है आरिम की पर्सनल ट्रेट, जब वह फाइट कर रही होती है वाटर की प्रेजेंस में, तो उसके आउटपुट डैमेज को 100% तक बूस्ट कर देती है। जबकि वह सी के अंदर है तो यह पूरी बैटल में ही काम करेगा। और ट्रिम्फट कैनन एक्स्ट्रा 100% डैमेज देगी बॉस मॉन्स्टर के अगेंस्ट में। इसका मतलब आरिम के अटैक्स बॉस मॉन्स्टर को 3 गुना ज्यादा डैमेज डील करेंगे। अगर यह भी परफेक्ट प्लान नहीं है तो मुझे नहीं पता और कौन सा परफेक्ट प्लान होगा। बॉस मॉन्स्टर कहती है, तो मैं किसको पहले मेरे ब्यूटीफुल सर्वेंट में कन्वर्ट करूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। और वह ऐसा कहते ही एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। एमसी आरिम को चिल्लाकर कहता है, आरिम अब तुम्हारा चांस है, जल्दी से तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी का यूज करो। अचानक हमें आरिम का सीन दिखाया जाता है, जो कि यह देखकर हैरान रह जाती है। और वह कहती है, अरे एक मिनट रुको, मैं मेरी स्पेशल एबिलिटी को किस तरह यूज करूं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है गेम की तरह। क्या मैं इसे सोच कर यूज कर सकती हूँ? और वह सोच के अपनी एबिलिटी को यूज करने का ट्राई करती है, लेकिन वह अपनी स्किल को यूज करने में फेल्ड हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर एमसी को अपने हाथ से स्टैब कर देती है, और दिखने में लग रहा होता है उसका अटैक एमसी की छाती के आर पार हो गया होता है और एमसी के मुंह से खून आ जाता है। आरिम एमसी पर अटैक होते हुए देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वह मन ही मन सोचती है, अरे अब मैं क्या करूं? गेम में तो मैं न्यू स्किल लर्न करते ही उसे यूज करने लग जाती थी, लेकिन यह रियल लाइफ में इतना डिफरेंट क्यों है? पिछले एपिसोड में हमने देखा ऑक्टोपस मॉन्स्टर एमसी के छाती में अपने हाथ से स्टैब कर देती है, जिसे देखकर आरिम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वह चिल्लाकर एमसी का नाम लेती है। ऑक्टोपस मॉन्स्टर यह देखकर स्माइल कर रही होती है और वह एमसी से कहती है, अच्छा तो तुम अब भी जिंदा हो, और यह लुक तुम्हारे फेस पर, यह उस तरीके का नहीं है जैसा कि मैं देखना चाहती थी। और वह मन ही मन सोचती है, मैं एम तो उस वुमेन को स्टैब करने के लिए कर रही थी, लेकिन यह लड़का बिना किसी सोच विचार के मेरे अटैक के सामने आ गया। क्या यह इंटेंसली मुझ पर डैमेज डिलीवर करना अवॉइड कर रहा है? क्योंकि यह कोई सेंस नहीं बना रहा कि अब तक इसने मेरे ऊपर कोई काउंटर अटैक नहीं किया है, इतनी क्लोज रेंज में भी। फिर वह अपने ईगो पर बात ले लेती है और वह अपने दूसरे हाथ में एक बहुत ज्यादा बड़ा अटैक प्रिपेयर करने लगती है और वह अटैक एमसी के ऊपर कर भी देती है। वह अटैक एमसी के ऊपर लगते ही एमसी की चीख निकल आती है
फिर हमें नरेशन वॉइस बताती है, इथेन ज्यादा शौक तब हुआ जब उसे पता चला कि उसका बनाया हुआ प्लान अब मिट्टी में मिल गया है, ना कि तब जब उस पर डंजन बॉस ने अटैक किया। उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि उसकी इन गेम मेमोरी रियल वर्ल्ड में ज्यादा काम आएगी, लेकिन उसने अभी तक इन गेम एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड में नहीं किया था और उसे यह भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली कितनी उसकी नॉलेज रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो रही है। गेम में स्किल्स को यूज करना बहुत आसान होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में प्लेयर को वह स्किल अच्छी तरह से एक्वायर करने के बाद में उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे कि वह उसमें परफेक्ट हो जाए। और जिन प्लेयर्स ने अपनी पर्सनल ट्रेट को अनलॉक किया है ला सांता मारिया का यूज करके, वह बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऑक्टोपस मॉन्स्टर मन ही मन सोचती है, यह लड़का, इसका हार्ट मैंने पियर्स कर दिया है और इसकी बॉडी भी जल रही है, लेकिन यह अभी भी ब्रीथ कर रहा है। इससे तो मेरा इंटरेस्ट इसमें और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसे मार नहीं सकती तो मैं इसे मेरे काम में जरूर लूंगी। एमसी खुद पर ऐसे अटैक होते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका एक बार तो मन करता है कि वह उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर दे, लेकिन फिर वह उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है क्योंकि इससे जो सिनेरियो है वह गड़बड़ा जाएगा और आरिम को वह पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसने 1% का भी डैमेज दे दिया बॉस मॉन्स्टर को तो उस फाइट में एमसी का भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिससे कि वह आइटम किसी और को मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है और एमसी यह नहीं होते हुए देख सकता। फिर हमें आरिम को दिखाया जाता है जो कि एमसी को इस तरह से पीटता हुआ देखकर मन ही मन सोचती है, इथेन मेरे लिए मार खा रहा है और मैं यहाँ पर डर रही हूँ, लेकिन मैं इस जैसे भयानक बीस्ट को कैसे मार सकती हूँ। अगर मुझे यह भी पता चल जाए कि मैं मेरी स्किल्स को कैसे यूज कर पाऊंगी तो फिर भी क्या मैं इस जैसे क्रीचर को मार पाऊंगी मेरे खुद से। बॉस मॉन्स्टर एमसी से कहता है, अच्छा तो तुम मेरे सामने रेजिलियंस दिखा रहे हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें मेरे बच्चों में से एक बना दूंगी। एमसी मन ही मन सोचता है, यह तो प्लान से बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है, यह अभी अपने सेकंड फेज में एंटर कर गई है। फिर हमें बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में किसी तरह के पैरासाइट को समन कर लेती है जो कि बिल्कुल ऑक्टोपस तरीके का होता है और वह उस पैरासाइट को एमसी के अंदर डालते हुए कहती है, तुम बाहर से कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन तो सॉफ्ट ही है ना। इस पैरासाइट को अपने होस्ट के ब्रेन को पेनिट्रेट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और ऐसा करके वह अपने होस्ट पर माइंड कंट्रोल कर लेता है। तुमने वो मरमेड मॉन्स्टर तो जरूर से देखी होगी, शुरुआत में वह मेरी इसी छोटी सी ट्रिक से मेरे गुलाम बन गए थे। एमसी उस पैरासाइट को देखकर मन ही मन सोचता है, जो भी इस पैरासाइट से इन्फेक्ट होता है उसके स्टेटस पे बीविच्ड का स्टेटस आ जाता है और गेम में यह क्योर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यह बहुत बुरा है। और हमें दिखाया जाता है वह पैरासाइट मॉन्स्टर एमसी की नाक से उसके दिमाग की तरफ जाने लगता है, जिससे कि एमसी बीविचिंग से इफेक्ट होने लगता है और हमें अलग अलग नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं। पैरासाइट के अंदर जाते ही एमसी एक एग में कन्वर्ट हो जाता है और उसका मॉर्फिंग शुरू हो जाता है। यह देखकर आरिम से रुका नहीं जाता और वह मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, लेकिन वह मॉन्स्टर सिर्फ एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देती है और आरिम की एक ही अटैक से बुरी हालत हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, मैं डर तो रही हूँ लेकिन मेरी डिजायर इथेन को रेस्क्यू करने की मेरे फियर को ओवरवेट कर रही है। लेकिन वह ऑक्टोपस मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकती, वह आरिम के छाती में पैर लगाते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे डर रही हो? और वह अपने हाथ में एक और पैरासाइट मॉन्स्टर को समन कर लेती है। वह पैरासाइट मॉन्स्टर आरिम के मुंह से होकर उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन आरिम उसे वहीं पर दांतों से चबाकर मार देती है। यह देखकर ऑक्टोपस मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और वह उसके पेट पर जोर से लात मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन आरिम डरती नहीं और वह कहती है, छी, इसका टेस्ट कितना खराब। यह सुनकर ऑक्टोपस मॉन्स्टर अपने हाथ में एक और मॉन्स्टर समन करते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसा है, तो अब तुम इसका मजा चखो। वह एक ऑक्टोपस टाइप का मॉन्स्टर आरिम के ऊपर छोड़ देती है। वह ऑक्टोपस मॉन्स्टर बॉम्ब की तरह काम आता है
जैसे हम दिवाली पर पटाखे चलाते हैं वैसे ही। आरिम यह देखकर कहती है, क्या एक बॉम्ब? वह ऑक्टोपस मॉन्स्टर आरिम से कहती है, यह बॉम्ब अपने अपोनेंट के फियर से और ज्यादा तेजी से जलता है और यह कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। यह सब सुनकर आरिम मन ही मन सोचती है, क्या मैं सच में डर रही हूँ? यह अभी डेटोनेट होने वाला है, लेकिन मैं इस पर अपना काबू कैसे पाऊं? मुझे इथेन को प्रोटेक्ट करना होगा। आरिम मन ही मन सोचती है, मैं मरने वाली थी, लेकिन उस समय में भी इथेन मेरे साथ खड़ा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें एमसी आरिम से कहता है, तुम कभी भी गिव अप मत करना जब तक तुम पूरी तरह से हार न जाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें सेव करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सब याद करके आरिम के अंदर जोश भर जाता है और वह अपनी तलवार से पायनियर स्लैश नाम की स्किल को यूज करके उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। बॉस मॉन्स्टर यह देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम पागल, वो फ्यूज तो सिर्फ दिखाने के लिए था, मैं उसे अपने मन से डेटोनेट कर सकती हूँ। और वह बॉस मॉन्स्टर उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को डेटोनेट कर देती है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और आरिम उस धमाके की चपेट में आ जाती है और वह दूर जाके गिरती है। बॉस मॉन्स्टर अपने अटैक को कामयाब होते देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इतने में ही हम उस एग को देखते हैं जिसमें कि एमसी होता है। वह धीरे धीरे क्रैक करने लग जाता है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और उसके अंदर से आवाज आती है, आरिम तुमने बहुत अच्छा काम किया। यह सुनकर बॉस मॉन्स्टर हैरान रह जाती है और वह मन ही मन सोचती है, क्या मेरी बीविचिंग को तोड़ दिया इसने? लेकिन कैसे? लेकिन इतने में ही एमसी रिजरेक्शन नाम की स्किल का यूज करता है, जो कि एक हीलिंग टाइप स्किल होती है। यह देखकर बॉस मॉन्स्टर मन ही मन सोचती है, क्या एक हीलिंग टाइप का स्पेल? क्या यह एक हीलर है? उस स्पेल से आरिम के ऊपर हीलिंग एंजल प्रकट हो जाती हैं और वह आरिम को ठीक करने लगती हैं। और हमें अलग अलग सिस्टम मैसेज को भी दिखाया जाता है जिसमें कि आरिम के ऊपर हीलिंग स्पेल के यूज होने की इंफॉर्मेशन होती है। इस स्पेल से आरिम की मूवमेंट स्पीड 10% से इंक्रीज हो जाती है 30 सेकंड के लिए रिजरेक्शन के बाद में। और एमसी भी उस एग से बाहर आते हुए कहता है, अरे कुतिया, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो कुछ भी हो, लेकिन तुम एक बात जान लो, लेकिन बस तुम एक बात जान लो, आरिम अब तुम्हारी ऑक्टोपस साशिमी बनाने वाली है। रिजरेक्ट होने के बाद आरिम सोचती है, क्या मेरे शरीर पर एक भी वाउंड नहीं है? और वह एमसी से पूछती है, अरे अभी अभी तुमने ये क्या किया? एमसी कहता है, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है आरिम। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब एमसी मेटामॉर्फोसिस कर रहा होता है। आरिम के ऑक्टोपस मॉन्स्टर के मारते ही एमसी का एक लेवल अप हो जाता है, जिससे कि उसके जॉबलेस क्लास के पर्क्स एक्टिवेट हो जाते हैं और तुम उसके पर्क्स को यहाँ से पढ़ सकते हो। और उसकी जॉबलेस क्लास की स्पेसिफिक पैसिव स्किल पार्ट टाइमर एक्टिवेट हो जाती है। चलो यह सब छोड़ो, एमसी की जॉबलेस क्लास के बारे में मैं सिंपली बता देता। उसके जॉबलेस क्लास के पर्क्स को तो तुम यहाँ से पढ़ लोगे, लेकिन उसकी जॉबलेस क्लास के अंदर एक स्किल आती है जो कि पैसिव स्किल है पार्ट टाइमर। वह उसके 41 लेवल पर पहुंचते ही एक्टिवेट हो गई, जिससे कि उसके सामने मतलब 4 अलग अलग टाइप की क्लास आ जाएंगी। वह उनमें से कोई भी एक क्लास को चूज कर लेगा तो उसको उस क्लास के रिलेटेड अलग अलग मिशंस मिलेंगे और वह उन मिशंस को कंप्लीट करके बोनस एक्सपीरियंस को कमा सकता है। अगर वह उन मिशंस को कंप्लीट नहीं करता तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी। और जो भी क्लास वह चूज करेगा वह टेम्परेरी तौर पर उसके पास रहेगी। हर बार नई क्लास चूज करने का लेवल डबल हो जाएगा। जैसे वह 41 लेवल पर क्लास को चूज कर सकता है, फिर उसे चूज करने के लिए 43 लेवल लगेगा, फिर उसे 46 लेवल पर चूज करने का मौका मिलेगा। इस तरह से लेवल डबल हो जाएगा एवरी टाइम वह नई क्लास को चूज करेगा जब। और एक फायदा और है, जब भी वह न्यू क्लास को चूज करेगा तो वह अपनी प्रीवियस क्लास की कुछ स्किल को अपने लिए परमानेंट रख सकता है। तो इसी क्लास का यूज करके यह प्रीस्ट के स्पेल्स को भी यूज